नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, हिस्ट्री को रिवाइज करने के इस क्रम में आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो महाजनपद थे उनके संदर्भ में देखेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी जो 6th सेंचुरी बीसीई की बात है, उस समय हमारे देश की पॉलिटिकल कंडीशन में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। पहले वाली स्थिति में परिवर्तन आए और परिवर्तनों को हमें देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। और यह जो श्रृंखला है ये इंग्लिश मीडियम की है। अगर आप हिंदी माध्यम वाली देखना चाहते हैं तो वह भी साथ में बनी हुई है और चल रही है। दोनों की वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फोन कीजिएगा तो जितना भी आपको चाहिए जानकारी वो सब यहाँ से मिलेगी। और इसके अलावा ये फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है। यहाँ आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहते हैं जिसमें कि महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। आगे चलते हैं, एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं। देखिए, इंडेक्स में हमारी जो लोकेशन है वो इस समय यहाँ पर है। हमें ये देखना है 6th सेंचुरी बीसीई की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी हमारे देश की, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, उसको देखना है। 6th सेंचुरी बीसीई की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसमें सबसे पहले आप जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, उनका जिक्र करेंगे। तो 2 एविडेंसेस मूल रूप से देखे जाते हैं। एक तो भगवती सूत्र है और दूसरा अंगुत्तर निकाय है। उन्हीं के संबंध में कहा गया है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय इज सफिशिएंट टू लर्न दैट बिफोर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध ऑल ऑफ द नॉर्थ इंडियन या नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 मेजर स्टेट्स। मतलब यहाँ पर जो अंगुत्तर निकाय है, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है या लिटरेचर है, यह पर्याप्त है इस बात को जानने के लिए कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले, ये बात जो है ये गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की है। जो नॉर्थ इंडिया था यानी उत्तर भारत था, यह 16 महाजनपदों में यानी 16 जो मेजर स्टेट्स थी उनमें डिवाइड था। दे हैव बीन कॉल्ड 16 यानी षोडश महाजनपद। षोडश मतलब क्या? 16, ये संस्कृत का शब्द है। तो ये 16 महाजनपद थे जिनके नाम आप नीचे टेबल में देख रहे हैं। तो कौन कौन सा है? कौशल है, इसके बाद क्रम से देखिएगा, काशी है, मगध है। मगध काफी शक्तिशाली था, हालांकि काशी भी कम नहीं था। शुरुआती दौर में काशी ज्यादा बलशाली था, लेकिन बाद में इसकी शक्ति का पतन होता है और मगध जो है इसका उत्कर्ष होता है और ये बाद तक ताकतवर बना रहता है। इसी क्रम में अंग है, ये छोटा सा था। वज्जी है, चेदी है, मल्ल है जहां पर महावीर स्वामी की डेथ हुई थी। इसके बाद वत्स है, इसके बाद कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, सूरसेन यानी मथुरा वाला हिस्सा। इसके बाद कंबोज है, कंबोज को हाटक भी कहा जाता था। हाटक हालांकि इसकी राजधानी का नाम था। इसके बाद अवंती है, इसके बाद अश्मक है, इसको अस्सक या अस्मक इस रूप में जानते थे। और अंत में गांधार है। ये कुल मिलाकर 16 है। इनमें से अधिकतर जो है वो पूरा ईस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्टर्न वाला पोर्शन है भारत का। इसमें से एकमात्र यही है जो कि दक्षिण भारत में, ये एकमात्र है। बाकी जितने हैं वो कहाँ है? नॉर्थ वाले हिस्से में है। आगे चलते हैं। और इनका जो स्रोत है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अंगुत्तर निकाय। हालांकि भगवती सूत्र से भी इसकी सूचना प्राप्त होती है। द नेम ऑफ 16 महाजनपद फाउंड हियर आर, मतलब यहाँ पर जो 16 महाजनपद है उनके नाम दिए हुए हैं, जिन्हें कि आपने पीछे देख ही लिया है। अंग है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद बंग है। ये अलग अलग नाम जो है आपको थोड़े विपरीत दिखाई दे रहे हैं, है ना? यहाँ पर जो आपने तालिका में देखा उससे ये थोड़े भिन्न है। तो ये भिन्न क्यों है? क्योंकि ये बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है। बौद्ध ग्रंथों में ये दूसरे नाम से मिलते हैं, इस नाम से नहीं मिलते हैं। तो अंग का नाम मिलता है, इसके बाद बंग का नाम मिलता है, फिर मलय है, इसके बाद अचा है, फिर वाचा है। इसको वत्स्य भी कहा जाता था, मतलब वत्स्य वाला जो महाजनपद था उसको वाचा के नाम से इसमें संबोधित किया गया है। इसके बाद मगह है। अब मगह को यहाँ मगध के नाम से हम लोग जानते थे। मालव है, कोच है, इसके बाद लाद है, मोली है, मोली यानी मल्ल, कौशल है, काशी है, इसके अलावा पाथ्य है, इसी प्रकार से समुत्तर है और अवध है, इसके अलावा वज्जी है। 22 महाजनपद जो थे यहाँ पर दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। 22 महाजनपद ये जो है ये मेंशन किए गए हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी में। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बौद्ध जो टेक्स्ट है, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, उसमें तो सिर्फ 16 का जिक्र मिलता है। लेकिन अगर हम पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि एक व्याकरण का ग्रंथ है, मतलब संस्कृत का जो ग्रामर है उसमें वर्णित है, उसमें इस प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है कि इनकी संख्या पहले 22 थी और ये घट कर बाद में कितने हो जाते हैं? तो ये घट कर बाद में 16 हो जाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इनका जो नंबर था वो टोटल 22 था। द प्रेजेंट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न बिहार, जो नॉर्दर्न बिहार है उसका वर्तमान हिस्सा नोन एज भागलपुर, जिसे कि भागलपुर के नाम से जाना जाता है, एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। और मुंगेर, ये दोनों जिले हैं बिहार के, आप जानते ही हैं। भागलपुर और मुंगेर क्या है? बिहार का जिला है, बिहार एक प्रदेश है। वर पार्ट ऑफ अंग महाजनपद, ये जो अंग महाजनपद है
ये दोनों इसका हिस्सा थे, यानी भागलपुर और मुंगेर जिला दोनों मिलाकर अंग महाजनपद बनता था और उसकी राजधानी थी चंपा। इसे हमने देखा, इट्स कैपिटल सिटी वाज चंपा, नीचे लिखा भी है। इन महाभारत एंड पुराण इट्स एंशियंट नेम मालिनी, और जो महाभारत और पुराण है वहां पर इसका प्राचीन नाम मिलता है मालिनी। चंपा वाज कंसिडर्ड टू बी अमंग द 6 मेट्रोज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बुद्धास टाइम। यहाँ पर कुछ उल्लेख प्राप्त होता है जो कि बुद्ध के समय का है, और इसके अलावा द नेम्स ऑफ दीज 6 ये जो मेट्रोपोलिस है यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इनके बारे में उल्लेख जो प्राप्त होता है उसके संबंध में कहा गया है कि इसका उल्लेख मिलता कहाँ से। ये तो बात ठीक है कि ये बुद्ध के समय की बात कही जा रही है, लेकिन जो महापरिनिर्वाण सूत्र है उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी में कौन कौन से जो मेट्रोपोलिस है उसमें चंपा है, इसके अलावा राजगृह है, इसके अलावा बनारस है, साकेत है, कौशाम्बी है और शारावती है। मतलब जो 6 है उसमें से एक चंपा भी है, यानी चंपा एक महानगर के तौर पे विकसित किया गया था। लिच्छवीज ऑफ वैशाली फाउंडेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। लिच्छवियों ने, जो कि वैशाली से संबंधित थे, इन्होंने दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित किया। यानी हमारा जो गणतंत्र है वो अभी भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है और सबसे बड़े संविधान के हम मालिक हैं। तो दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र लाने का जो काम है वो भी हमारे ही जिम्मे था, यानी यहीं के लोगों ने, लिच्छवियों ने इसे डेवलप किया था। वैशाली हैव बीन कॉल्ड मगधमपुरम। ये जो वैशाली क्षेत्र है इसे मगधमपुरम के नाम से जानते थे, और ये जो सुत्त निपात है वहां से इसका जिक्र प्राप्त होता है। इस प्रकार की कुछ छिटपुट जानकारियां यहाँ दी हुई है। कुल मिलाकर जो कॉन्सेप्ट है वो 16 महाजनपदों का है, लेकिन उसमें एक विरोधाभास आपको दिखाई देता है। अपोनेंट के तौर पे यहाँ पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसको यूज किया गया है, जिसमें इनका नंबर 22 बताया गया है। अब जो 16 महाजनपद है इन्हीं रूप में इन्हें देखना है। इसमें से जो अंग महाजनपद था इसका क्षेत्र वही मुंगेर और भागलपुर वाला था, यानी बिहार में, और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। और वैदिक जो टेक्स्ट है उनमें इसका नाम मालिनी भी मिलता है, जो कि मेट्रोपोलिस के तौर पे भी विख्यात थी। 6 जो उस समय के महानगर हुआ करते थे उसमें ये गिनी जाती थी। ये सब हमने देख लिया है, आगे चलते हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये नक्शा है, और इसमें महाजनपदों का पूरा चित्र दिया गया है, मतलब चित्र के माध्यम से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। 600 BCE से लेकर 300 BCE तक का ये पूरा मैप है। उस समय जो हमारा एंशियंट इंडिया था वो ऐसा दिखाई पड़ता था। नक्शा आज के समय का ही था, लेकिन और ज्यादा फैला हुआ और बड़ा था। क्यों बड़ा था ये आप जानते हैं। हमारे देश के बहुत सारे हिस्से हमें गंवाने पड़े, अलग अलग टुकड़ों में वो बट के हमारे पड़ोसी बन गए हैं जो कि हमें परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, पहले वो सब एक रूप थे और बड़ा क्षेत्र जो था वो हमारे देश के हिस्से में आता था। यहाँ महाजनपदों को देखना हमारा मूल उद्देश्य है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम जो भारत का नीचे पूंछ वाला हिस्सा है वो नहीं दर्शाया गया है। क्यों नहीं दर्शाया गया? क्योंकि वहां पर कोई महाजनपद है नहीं, तो उसे बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। देखिए पहला जो है वो कंबोज, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद गांधार है, ये इंडस रिवर है यानी सिंधु नदी है। इसे जूम कर लीजिए और आराम से देखिए। देखिए कंबोज है, यहाँ पर है ना, यहाँ से इंडस रिवर जो है ये बहती हुई आ रही है बाहर से निकलकर। तक्षशिला यहाँ पर रहा, ये ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था उस समय। गांधार ये क्षेत्र है, यहाँ की गांधारी थी। ये इंडस रिवर है, यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान वाला ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद अंदर आइए भारत में, तो यहाँ पर कुरु महाजनपद है, कौरव पांडव वाला क्षेत्र, कुरुक्षेत्र ये एरिया है। इसके बाद नीचे है सूरसेन, इसकी जो राजधानी थी। देखिए जो मोटे अक्षरों में एकदम कैपिटल लेटर में लिखा है ना, वो महाजनपद का नाम है, और जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है वो असल में क्या है, और छोटे अक्षर भी है, वो राजधानी है उसकी। और उसके नीचे ऐसे एक गोला बनाकर बीच में एक पॉइंट डाला गया है। इस प्रकार से ये दर्शाने का तरीका है। तो मैप में सिंबल मायने रखते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। तो जो कुरु है, इसे और जूम कर लीजिए। देखिए जो कुरु है इसका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद हस्तिनापुर वाला एरिया। यहां पर आप नदियों को भी देखते चलिए। ये देखिए ये गंगा नदी है और ये यमुना है, और यहां पर सरस्वती का भी नाम आता है, और सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। यहाँ देखिए ये सूरसेन है, मथुरा वाला एरिया। ये मत्स्य नरेश का क्षेत्र है, विराटनगर। इसके बाद अवंती है, ये चंबल नदी है। ये चेदी महाजनपद है, शिशुपाल का एरिया। ये उज्जैनी वाला क्षेत्र है। इसके बाद इसे हटा लेते हैं और फिर से देखते हैं। यहाँ पर बेतवा नदी है, ये नदियों के नाम है। यहाँ कौशाम्बी वाला क्षेत्र है, ये प्रयाग है। पास में ये देखिए सोन नदी है, ये अयोध्या वाला हिस्सा है। यहाँ पाटलिपुत्र है। तो यहाँ देखिए ये काशी महाजनपद हो गया, ये कौशल हो गया, और ये मल्ल है। मल्ल में महावीर स्वामी की डेथ हुई थी। ये वाला जो है ये विदेह है, विदेह वाला पोर्शन है। इसके बाद इधर अगर आप आएंगे तो ये अंग को देख लीजिए, अंग वाला महाजनपद है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये कोसी है। तो इस प्रकार से महाजनपदों को आप देख रहे हैं। इसमें जो 16 महाजनपद है वही उल्लिखित है,
और उसके अलावा कुछ छिटपुट राज्यों का भी उल्लेख किया गया है। और सबसे एकमात्र जो दक्षिण भारत का महाजनपद है वो कौन सा है? अशमक है। और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन। गोदावरी का ये तट है, यहाँ पास में महानदी और तापी का भी पोर्शन है, मतलब ये नदियों का उर्वर क्षेत्र था। इसके अलावा ये वत्स वाला एरिया है, और ये देख लीजिए ये मगध वाला एरिया है। ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। तो देखिए उस समय भृगुकक्ष और ताम्रलिप्ति ये दोनों बंदरगाह हुआ करते थे, उस समय के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होते थे। यहाँ से देश का जो बाहरी आयात निर्यात है वो संचालित होता था। भृगुकक्ष से अरब सागर वाला जो आयात निर्यात है वो होता था, मतलब पश्चिम वाला। और जो ताम्रलिप्ति था इससे पूर्वी जो देश थे या पूर्वी क्षेत्र थे उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते थे। ताम्रलिप्ति का वर्तमान नाम है तामलुक, और ये जो भृगुकक्ष है इसका वर्तमान में नाम है भड़ौज। इस प्रकार से हम इन्हें वर्तमान में देखते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, और समुद्र को आप नीचे देख ही रहे हैं। चलते हैं वापस पीडीएफ में और देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ महाजनपदों का जो मॉडर्न प्लेस है यानी आधुनिक स्थान है उसका उल्लेख किया गया है, और उन महाजनपदों की जो कैपिटल थी उसको उल्लेखित किया गया है। तो देखिए जो कुरु महाजनपद था उसका जो मॉडर्न प्लेस है, अगर आप देखिएगा तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर ये जो क्षेत्र है ये इसमें आते हैं। और इसकी जो कैपिटल थी वो इंद्रप्रस्थ थी। हालांकि हस्तिनापुर भी इसकी कैपिटल के तौर पे देखी जाती है, लेकिन इंद्रप्रस्थ को इसकी मान्य राजधानी बताया गया है। इंद्रप्रस्थ क्या था? तो ये इसका पुराना नाम था खांडवप्रस्थ। हस्तिनापुर एक बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। जब बाद में पांडव भी अपना हक मांगने के लिए सामने आते हैं, पहले तो कौरवों का एक छत्र राज्य रहता है क्योंकि महाराज पांडु जंगल में चले जाते हैं अपनी पत्नियों को लेकर, तो उनका पत्ता वहीं से साफ हो जाता है। अब धृतराष्ट्र यहाँ पूरे साम्राज्य पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, और उनका जो बड़ा बेटा रहता है दुर्योधन वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी और लोभी हो जाता है। वो अपना राज्य अपने जो भाई हैं उनके साथ शेयर नहीं करना चाहता, मतलब पांडवों के साथ। जब पांडव वापस आते हैं महारानी कुंती के साथ, जब पांडु का देहांत हो जाता है और वहां कोई विकल्प शेष नहीं बचता है, तो ये हस्तिनापुर लौट आते हैं जंगल से। जब लौट कर आते हैं तो दुर्योधन इन्हें देखकर बहुत क्रोधित होता है क्योंकि ये हिस्सेदार रहते हैं राज्य में, और जैसे जैसे ये राजकुमार बड़े होते हैं वैसे वैसे इनके बीच का जो द्वेष है वो बढ़ता जाता है। और इसी वजह से अंत में ऐसी नौबत आती है कि राज्य के 2 टुकड़े कर दिए जाए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है। तो पितामह भीष्म यहाँ हस्तिनापुर राज्य का मतलब राज्य की रक्षा के लिए उसके 2 हिस्से करना मंजूर करते हैं, मतलब युद्ध ना हो, युद्ध की संभावना को टालने के लिए ऐसा किया जाता है। तो जो खराब वाला पोर्शन रहता है, खांडव वन का मतलब क्या, वो पूरा घास फूस और झाड़ झंकाट का जंगल था, वहां पर कोई जाता नहीं था, एकदम ध्वंसावशेष खंडहर वहां पर थे। तो वो वाला एरिया पांडवों को दे दिया जाता है। ये तर्क दिया जाता है कि पांडव तो बड़े सामर्थवान है और वो अपने बाहुबल के बूते कुछ भी करने में सक्षम है, दुर्योधन के पास उतनी अक्ल कहाँ है। तो ऐसे में दुर्योधन के जिम्मे हस्तिनापुर का बना बनाया जो राजप्रासाद और राजमहल है, साम्राज्य है, वो आता है, और जो खांडव वन था वो पांडवों को गिफ्ट कर दिया जाता है। पांडव उसी को स्वीकार कर लेते हैं और वहां पर उनकी सहायता ऐसा कहा जाता है कि देवता करते हैं, और अपने पुरुषार्थ के बदौलत वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट पीट कर वहां एक नगर बसाते हैं। यहाँ पर जंगलों को काटने का उल्लेख प्राप्त होता है जो कि पर्यावरण की दुश्मनी दिखाता है। खैर, तो इसके बाद खांडव वन जो है वो इंद्रप्रस्थ में तब्दील हो जाता है। इंद्रप्रस्थ क्यों? क्योंकि इंद्र की सहायता से उस नगर को बसाया गया था। तो इस प्रकार से वो नगर बनकर तैयार तो होता है, लेकिन बाद में जब कौरवों को पता लगता है कि इतनी संपन्नता वहां पर है, और बाद में राज्याभिषेक के समय जो राजसूय यज्ञ होता है उसमें कौरव इस चीज को देखते भी हैं, तो शकुनी षड्यंत्र करते हैं, और उसके बाद जुआ होता है। जुए में इंद्रप्रस्थ, द्रौपदी या जितने भी भाई युधिष्ठिर के होते हैं वो सब दांव पर लगते हैं, और अंत में युधिष्ठिर सबको हार जाते हैं। इस प्रकार से पांडवों को अंत में 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास ये निर्धारित किया जाता है, और वो काटने के बाद इन्हें वापस लौटना होता है, और इसी क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है जो कि इन महाजनपदों से रिलेट करती है। अब देखिए, इसमें जो कुरु है ये इनका मूल क्षेत्र है, मतलब हस्तिनापुर वाला एरिया है और इंद्रप्रस्थ वाला एरिया है। इसके बाद पांचाल यहाँ की द्रौपदी थी, पांडवों की जो पत्नी थी। 5 पांडवों से इनका विवाह हुआ था, हालांकि अर्जुन ने इन्हें जीता था। तो ये जो पांचाली थी द्रौपदी, ये महाराज द्रुपद की बेटी थी, और ये पांचाल है कहाँ पे? तो ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है। और इसकी जो राजधानी थी वो 2 थी, एक तो अहिछत्र थी और दूसरी काम्पिल्य थी। अहिछत्र और काम्पिल्य इसकी 2 राजधानियां थी। इसी प्रकार से सूरसेन है, ये मथुरा वाला पोर्शन है, मथुरा इसकी कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ पर शूरसेन महाराज का शासन था, और ये कुंती महारानी के पिताजी थे, मतलब महारानी कुंती यहीं की रहने वाली थी, यहीं की राजकुमारी थी। बाद में यहाँ से वो जो भोजपुर है वहां जाती है, वहां कुंती भोज के यहाँ रहती है उनकी मानस पुत्री के तौर पे, तो वहां इनका नाम कुंती पड़ जाता है। लेकिन शूरसेन जहां इनका जन्म होता है वहां इनका नाम प्रथा रहता है, इसीलिए अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। इसके बाद वत्स है, तो वत्स वाला जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश में आता है, इलाहाबाद और बांदा वाला क्षेत्र है, और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसके बाद कौशल को देखिए, ये अवध वाला क्षेत्र है, यानी फैजाबाद डिवीजन में आता है। इसकी जो राजधानी थी वो साकेत और श्रावस्ती थी।
इसके बाद मल्ल है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये यूपी का ही पोर्शन है। कुशीनगर और पावा इसकी राजधानी थी। काशी, वाराणसी, ये तो स्वाभाविक है। इसके बाद अंग, अंग जो है अभी आपने देखा कि भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र चंपा। अंग का यहाँ पे क्या प्रसंग हो सकता है? तो जो अंगराज कर्ण थे, उनका नाम अंगराज क्यों? क्योंकि वो अंग के राजा थे। दुर्योधन ने ये हस्तिनापुर के अधीन, उस समय करद राज्य यानी अधीन राज्य होता था, तो उसे कर्ण को उपहार स्वरूप दे दिया। इसलिए दे दिया क्योंकि जो कर्ण थे उनकी जाति पर आरोप लग रहे थे। रंगभूमि में उन्होंने अर्जुन को चैलेंज किया और वहां पर इनसे जाति बिरादरी पूछी जाती है कि तुम कौन हो, किस हैसियत से एक राजकुमार को चुनौती दे रहे हो। तो ऐसे में दुर्योधन इनकी हैसियत बताने के लिए इनका तत्काल राज्याभिषेक करते हैं और यही जो अंग राज्य रहता है यहाँ का राजा बना देते हैं। तो ये जो अंग राज्य है इसकी राजधानी चंपा। चंपा वो क्षेत्र है जहां पर कर्ण का बचपन गुजरता है। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, लेकिन महारानी कुंती ने अपने फायदे के लिए कर्ण को गंगा में बहा दिया। अब वहां से बहते बहते कर्ण, ये क्षेत्र जो है यहाँ से बहते हुए पहुंचते हैं ये चंपा वाले एरिया में, और चंपा वाले एरिया में नदी से इन्हें एक पेटिका में ये बंद रहते हैं। तो वहां पर एक जो सारथी दंपति रहते हैं, अश्वसेन और इसके अलावा माफ कीजिएगा अधिरथ और राधा, पिता का नाम अधिरथ और माता का नाम राधा, ये दोनों जो है ये सारथी कुल के रहते हैं, मतलब ये सूत रहते हैं। तो सूतों के कुल में इनका पालन पोषण होता है। वहां पर राधा जो है बड़े प्रेम से इनका पालन पोषण करती है और इसीलिए ये सूत पुत्र भी कहे जाते हैं। मतलब जो इनके विरोधी होते हैं वो इन्हें सूत पुत्र के नाम से संबोधित करते हैं। वैसे ये सूर्य पुत्र रहते हैं। तो कर्ण का संबंध यहाँ से। अब इसके बाद आगे, ये तो 9 ही हुआ, और भी बचे हैं ना। तो देखिए वज्जी, वज्जी जो है ये मुजफ्फरपुर और इसके अलावा दरभंगा वाला क्षेत्र है। यानी कौन सा? ये बिहार का एरिया है। मुजफ्फरपुर की लीचियां बहुत फेमस है। मिथिला, वैशाली और जनकपुरी ये राजधानियों के तौर पे। इसके बाद चेदी को देख लीजिए, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ये भी हिस्सा है। यहाँ का शिशुपाल था। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय जो राजसूय यज्ञ होता है उसमें ये एकाएक उठता है, भड़क जाता है भगवान कृष्ण के ऊपर और उन्हें गालियां देना शुरू करता है। और भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को यानी इसकी माता को वचन दिया था कि वो इसके 100 अपराध क्षमा करेंगे, लेकिन 100 से ज्यादा होगा तो तुरंत उसे मतलब मार डालेंगे। और ऐसा ही होता है, 100 से ज्यादा अपराध हो जाते हैं तो सुदर्शन उठता है और गला कलम हो जाता है। तो यहाँ पर शिशुपाल का वध होता है और बाद में आप देखेंगे कि चेदी डायनेस्टी से ही जुड़ा हुआ है खारवेल, कलिंग का राजा। तो वो चीजें हैं। फिलहाल यहाँ पर इनकी जो राजधानी थी वो सोथिमती या शुक्तिमती कही जाती है। इसके बाद मत्स्य है। तो मत्स्य जो क्षेत्र है इसकी राजधानी, इसका वर्तमान अगर एरिया देखना चाहे तो ये जयपुर यानी राजस्थान में आता है। इसकी राजधानी थी विराटनगर और यहाँ के राजा थे विराट नरेश। आपने पीछे देखा कि शकुनी मामा जो है वो जुए में धोखा करके युधिष्ठिर को हरा देते हैं और उसके बाद अंत में 12 साल का वनवास और 13वें साल में अज्ञातवास ये निर्धारित होता है। अब अज्ञातवास क्या होता था? तो अज्ञातवास में इस प्रकार की प्रणाली उस समय थी कि आपको छिपना होता था। ये ठीक लुका छिपी के खेल की तरह होता था, जैसे चोर सिपाही होता है ना वैसे ही। और यहाँ पर जो छिपते थे वो अगर खोज लिए गए फिर से तो उन्हें फिर से वही सजा भुगतनी पड़ती थी जिसके वो भागी बने थे। कहने का मतलब ये है कि 13वें साल में आपको छिपना होगा, आपको छिप कर रहना होगा, अपनी पहचान छिपा कर रखनी होगी। और राजा के जो गुप्तचर हैं वो आपको ढूंढने का यथाशक्ति प्रयास करेंगे दुर्योधन के। और अगर आप पकड़े गए तो फिर से आपको 12 साल का वनवास और 13वें साल में अज्ञातवास फिर से झेलना पड़ेगा, यानी दोबारा वही काम करना पड़ेगा। जो पिछला वाला है वो बेकार हो जाएगा। और ऐसे में पांडव जो है वो अंतिम वाला जो 13वां साल रहता है उसको मत्स्य राज्य में जाकर बिताना पसंद करते हैं। तो ये राजा विराट के राजमहल में अलग अलग रूप में बस जाते हैं। आपने महाभारत जो BR चोपड़ा का है देखा होगा तो उसमें दिखाया गया है। उसमें यह दिखाया गया है कि जो पांडव रहते हैं वो जैसे द्रौपदी हैं तो वो सैरंध्री बन जाती हैं, मतलब रानी की मुख्य सेविका बन जाती हैं, उनकी केश सज्जा करने का काम करती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं। वैसे ही युधिष्ठिर होते हैं वो एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं, कंक नाम के ब्राह्मण का, जो कि राज दरबार में विदूषक की भूमिका निभाता है। इसके बाद भीम जो है ये पेटू रहते हैं, मतलब खाने पीने में आगे रहते हैं, तो इन्हें ज्यादा भोजन चाहिए तो ये रसोइया वाला डिपार्टमेंट संभाल लेते हैं, वल्लभ नाम के रसोइये का रोल करते हैं। इसी प्रकार से जो अर्जुन है इन्हें उस समय शाप मिला रहता है, उर्वशी का शाप इन्हें मिला रहता है और ये किन्नर बन गए रहते हैं, यानी ये इनका जो पौरुष है वो भंग हो गया रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जब किन्नर बन जाते हैं तो ये बृहन लला के रूप में नाच गाना करने लगते हैं, मतलब नाचने का काम करते हैं। और वहां की राजकुमारी रहती है उत्तरा, तो उसको नृत्य सिखाते हैं, ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं खुद भी और उसको भी नचाते हैं, और बाद में उनके ससुर जी बन जाते हैं ये आप जानते हैं। और उसके बाद जो बाकी नकुल और सहदेव हैं वो जो घोड़ों का क्षेत्र होता है, मतलब घुड़साल होती है, उसको संभालते हैं। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं। अब ये जो अज्ञातवास वाला दौर है ये मत्स्य वाले क्षेत्र में पांडव बिताते हैं और अंत में युद्ध होता है। फिर इसके बाद अश्मक को आप देख लीजिए। तो अश्मक जो है ये गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। पोतन या जो प्रतिष्ठानपुरी है इसको पोटली भी कहा जाता है, ये इसकी राजधानी थी।
इसके बाद अवंती को देखिए तो वर्तमान में इसकी स्थिति वेस्ट और सेंट्रल मालवा वाला रीजन में आती है। उज्जैन और माहिष्मती इसकी दो राजधानियां थी। माहिष्मती यहाँ पर बाहुबली वाली माहिष्मती नहीं, ये ऐतिहासिक माहिष्मती। इसके बाद गंधार, पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र इसमें आता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। पहले ये भारत का हिस्सा था और महारानी गांधारी यहीं की रहने वाली थी और शकुनी मामा भी गांधार के राजकुमार थे शकुनी, और वहां की राजकुमारी थी गांधारी। दोनों भाई बहन थे, आप जानते ही हैं। और अपनी बहन के अपमान का या अपनी बहन के दुखी जीवन का बदला लेने के लिए शकुनी जो है वो पांडवों के साथ और कौरवों के साथ यानी पूरे कुरुवंश के साथ प्रतिशोध लेता है। मतलब शकुनी ऐसा क्यों रहता है? शुरुआत में उसे इस रूप में नहीं दिखाया जाता, उसका जो कैरेक्टर है वो ग्रे नहीं रहता है। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा प्रेम करता है, अपनी जान उस पर लुटाता है, बड़ा भाई रहता है। और ऐसी कंडीशन में जब उसकी बहन का विवाह एक अंधे आदमी के साथ करवा दिया जाता है और उसकी बहन भी आजीवन अपनी आंख पे पट्टी बांध लेती है, यानी आंख रहते हुए अंधा होना मंजूर करती है, तो उसके हृदय पे बहुत बड़ा आघात पहुंचता है और अपनी बहन की जिंदगी खराब करने का उत्तरदायी वो कुरुवंश को मानता है कि कुरुवंश ने मतलब जो धृतराष्ट्र का कुल था उसने हमारी बहन को बर्बाद कर दिया। और इसी के चलते वो सौगंध लेता है और उसी सौगंध के चलते वो अपने जंघा में एक नासूर बनाता है, घाव बनाता है खंजर से, और उसमें खंजर को डालकर छोड़ता है ताकि वो घाव भरे ना। और वो घाव जितनी बार उसमें टीस उठती थी मतलब दर्द करता था, उतनी बार उसे अपनी प्रतिज्ञा का एहसास होता था। तो उसी के चलते वो एकदम जुटा रहता है जड़ खोदने में। इसके बाद और देखिए कंबोज। कंबोज जो है ये साउथ वेस्ट कश्मीर वाला एरिया है और सम पार्ट इसमें अफगानिस्तान का भी आता है, यानी ये क्षेत्र। और इसकी जो राजधानी थी ये राजापुर या रायपुर या हाटक इसको कहा जाता है, वो थी। यहां तक हमने 16 महाजनपदों का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको देखा और यहाँ बाई मैप भी देख लिया है। ये स्थिति है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय की। उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, पॉलिटिकल कंडीशन थी, वो कुछ इस प्रकार की थी जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। अब यहाँ कुछ और चीजें हैं। वैशाली वाज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक ऑफ बुद्ध पीरियड। मतलब बुद्ध के समय की अगर बात करें, ये तो बुद्ध के समय से पहले की बात है, बुद्ध के समय की अगर बात की जाए तो वैशाली जो था ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली रिपब्लिक हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू पुराण, द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज बृहद्रथ। ये जो बृहद्रथ है ये पहला रूलर माना जाता है। हालांकि इससे पहले जरासंध का यहाँ पे शासन था। आपने जरासंध के बारे में सुना है। भगवान कृष्ण की जो जीवन है मतलब जीवनी है उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें जरासंध का उल्लेख आता है। जरासंध एक बहुत शक्तिशाली राजा था और ये मगध का सम्राट था और मगध की ताकत को इसने काफी बढ़ाया था। और जब ये पैदा हुआ, जब इसका जन्म होता है तो ये 2 टुकड़ों में पैदा होता है। आपने ओठ कटे और मुंह कटे बच्चों का जन्म देखा होगा जिन्हें कि बाद में ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है, लेकिन इसका पूरा शरीर ही 2 पार्ट में डिवाइड था, बीच से ये 2 टुकड़ों में था। और इस अवस्था में जब बच्चे का जन्म होता है तो इसके माता पिता यानी जो राजा रानी रहते हैं वो देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। किसी का भी पुत्र ऐसा पैदा होगा तो वो दुखी नहीं होगा तो क्या खुश होगा। और ऐसी अवस्था में वो रोने लगते हैं तो वहां पर एक महात्मा आते हैं और वो कुछ मंत्र जाप करते हैं। उसके बाद जो भी तांत्रिक क्रिया होती है उससे जरासंध फिर जुड़ जाता है, मतलब उसके शरीर के दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया जाता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इसको मारने का एक ट्रिक होता है। ये वैसे तो अजेय होता है और इसे कितना भी चीर फाड़ दिया जाए वो वापस जुड़ जाता है, लेकिन मारने का तरीका ये इसका था कि इसको बीच से चीर कर, मतलब बीचों बीच वाला जो हिस्सा है जहां से इसको जोड़ा गया है, फेविकोल लगा हुआ है, उस वहीं से तोड़कर और उसके बाद 2 विपरीत दिशाओं में अगर फेंक दिया जाए एक दूसरे के अपोजिट तो ये वापस जुड़ नहीं पाएगा। और इसी के चलते अंत में भीम के साथ इसका युद्ध होता है। मतलब भगवान कृष्ण इसका आयोजन करवाते हैं, वो प्रायोजक रहते हैं। मतलब यहाँ पर जितना भी महाभारत की घटनाएं हैं वो कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं होती हैं, तो पक्की बात। तो यहाँ पर ये जरासंध को उकसाते हैं और भीम से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। भीम इनके साथ लगातार युद्ध करते हैं और घमासान द्वंद्व होता है, मल्ल युद्ध होता है। और ऐसी कंडीशन में दोनों ही बराबरी पर छूटते हैं, कोई हार ही नहीं रहा था। तो भीम इसको बीच से चीरते हैं। कृष्ण भगवान आदेश देते हैं कि बीच से चीरो, मतलब इशारा करते हैं, एक तिनका हाथ में लेकर दिखाते हैं, चीरते हैं बीच से। तो भीम को लगता है कि बीच से चीरना है तो वो बाल पकड़ते हैं ऐसे और बीच से ऐसे 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके फेंक देते हैं। फिर टुकड़ा आता है, आपस में जुड़ जाता है। ऐसा बार बार होता है, मतलब जितनी बार वो चीरते हैं, अलग अलग फेंकते हैं, वो वापस आके जुड़ जाता है और फिर खड़ा होकर हंसने लगता है, आक्रमण कर देता है। अंत में क्या होता है, भगवान कृष्ण तिनका चीरते हैं। तिनका मतलब एक घास का तिनका, ऐसे तृण, उसको चीरते हैं 2 हिस्से में ऐसे, और उसके बाद ये वाला हिस्सा इधर फेंक देते हैं और ये वाला हिस्सा इधर फेंक देते हैं, उल्टा फेंक देते हैं, ऐसे फेंकते हैं। और जब उल्टा फेंकते हैं तो भीम को तब मालूम होता है कि हमें क्या करना है, तो वो बीच से चीरते हैं और अपोजिट साइड में दोनों टुकड़ों को फेंकते हैं। इससे क्या होता है, जरासंध जुड़ नहीं पाता और वहीं मर जाता है। उसके बाद उसके बेटे को यहाँ उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। तो ये मगध था। मगध पहले से ही ताकतवर था और लोगों को दबा कर रखता था। भगवान कृष्ण को मथुरा से अपनी राजधानी ट्रांसफर इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि जरासंध यहाँ पर बहुत ज्यादा हमला कर रहा था मथुरा पर।
तो ये चीजें हैं, और बाद में इसी के जो वंशज होते हैं वो द्वारिका को भी उजाड़ने का काम करते हैं। खैर, अब इसके बाद और भी चीजें हैं, देख लीजिए। यहाँ पर जो बृहद्रथ है उसके संबंध में कहा जा रहा है, द सन ऑफ फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वाज जरासंध। जरासंध का उल्लेख मिला, इसे आपने देखा। हु मेड गिरिवज्र, और ये जो जरासंध था इसने क्या किया, इसने गिरिवज्र यानी राजगृह को अपनी कैपिटल बनाया। द राजगृह हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कैपिटल ऑफ जरासंध, माफ कीजिएगा, जरासंध इन द वन पर्व ऑफ महाभारत। महाभारत जो है वो अलग अलग पर्वों में बटा हुआ है। कोई भी बड़ा जो ग्रंथ होता है, बड़ी जो मोटी पोथी वाली किताब होती है, उसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे आप रामचरितमानस या रामायण को पढ़ेंगे तो उसमें कांड है। कांड का मतलब घटना कांड नहीं, वो क्रम है, एक तरीके से घटनाओं का ही क्रम है, लेकिन वो ये वाला कांड नहीं है जो आजकल हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कांड करके आए हैं, तो ऐसा नहीं। वहां पर बाल कांड है, उसके बाद इसी क्रम में जो कांड है उनका वर्णन है, उसमें सबसे सुंदर कौन है, सुंदर कांड है। तो पार्ट वाइज ये किताबें बटी हुई होती है। ठीक वैसे ही महाभारत में पर्व बटे हुए हैं, जैसे भीष्म पर्व है, कर्ण पर्व है, शांति पर्व है, इस प्रकार से पर्व बटे हुए हैं। 18 दिनों तक ये युद्ध चलता है, तो उसका पूरा जो ब्यौरा है इसमें दिया गया है। तो जो वन पर्व है उसमें जरासंध का और इसकी जो राजधानी है इनका उल्लेख प्राप्त होता है। इसी क्रम में अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो द फर्स्ट ग्लोरियस रूलर ऑफ मगध वाज बिंबिसार। जो बिंबिसार है ये मगध साम्राज्य का पहला वैभवशाली सम्राट था। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कहना है, वैदिक टेक्स्ट का नहीं। वैदिक टेक्स्ट का ये कहना है कि इसका सबसे जो पावरफुल रूलर था वो शुरुआत में होता है जरासंध। ही वॉज रिलेटेड टू हर्यक डायनेस्टी, और यह जो बिंबिसार है इसका संबंध हर्यक डायनेस्टी से है। इसे हमने देखा। द फेमस हिस्टोरिकल फिजिशियन जीवक, कंटेम्प्रोरी ऑफ लॉर्ड बुद्ध, वॉज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ बिंबिसार। मतलब यहाँ पर जो राजवैद्य जीवक है उनका उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे, और ये बिंबिसार के राज दरबार में अपनी सेवा, यानी जो हर्यक डायनेस्टी का संस्थापक है उसके बारे में कहा जा रहा है, उसके राज दरबार में ये अपनी सेवा दे रहे थे। बिंबिसार हैज सेंट जीवक टू द स्टेट ऑफ अवंतीज किंग चंड प्रद्योत फॉर मेडिकल सर्विस। चंड प्रद्योत उस समय गंभीर रोग से ग्रसित थे, और जीवक को ये जो बिंबिसार है ये उनके दरबार में यानी अवंती में भेजता है इनके मेडिकल सर्विस के लिए, मतलब मेडिसिन की हेल्प के लिए। और वहां पर जाकर जीवक अपना उपचार का काम करते हैं और चंड प्रद्योत स्वस्थ हो जाते हैं। बिंबिसार इज सेड टू बी द फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्परर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, हु वाज आल्सो द रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है या जो इविडेंसेस लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं उससे हमें यही मालूम होता है कि बिंबिसार ही पहला और सबसे ज्यादा पावरफुल एम्परर था हर्यक डायनेस्टी का, जो कि रियल फाउंडर कहा जाता है मगध एम्पायर का। ये तो हमने मगध के बारे में देखा। इसके बाद कुछ और चीजें, मतलब हर्यक वंश में आगे क्या होता है, बिंबिसार के बाद क्या होता है, तो इसके आगे देख लीजिए। द रूलर ऑफ मगध अजात शत्रु 492 टू 460 बीसी, यानी ये 490 से लेकर 460 ईसा पूर्व की बात है। ये अपने पिता की हत्या कर देता है, पितृहंता ये रहता है, और पिता कौन है, बिंबिसार है। तो बिंबिसार को मारकर ये सिंहासन प्राप्त करता है, सेट ऑन थ्रोन, आप यहाँ देख ही रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाई हिज सन उदयन, और जैसा ही अपने पिता के साथ करता है वैसा ही इसका पुत्र इसके साथ करता है, मतलब उदयन जो है इसे मार डालता है, और उसके बाद ये सिंहासन पर बैठता है। अब यहाँ पर जो उदयन है ये उदयन से अलग है। उदयन और उदयन दो शब्द हैं। तो उदयन कौन है, ये अजात शत्रु का बेटा है, और उदयन जो है ये दूसरे राजा है, ये वत्स के राजा है। इसके बाद यहाँ पर पाटलिपुत्र को देख लीजिए। पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय उदयन, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। हर्यक वंश के शासकों ने पाटलिपुत्र को स्थापित किया था, उसमें कौन, तो उदयन। हु वाज द सक्सेसर ऑफ अजात शत्रु, ही बिल्ट अ फोर्ट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर। सोन और गंगा नदी का जो संगम था वहां पर इसने एक फोर्ट का निर्माण करवाया, मतलब एक दुर्ग बनवाया, और वहां पर बसाया एक नया नगर जो कि है पाटलिपुत्र। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र, और इसने क्या किया, मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगीर से, जो कि पुरानी राजधानी थी, कैपिटल थी, वहां से यहाँ शिफ्ट कर दिया। इट वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी। अब इसके बाद ये जो पाटलिपुत्र है ये अनेक जो डायनेस्टीज आएंगी आगे, इन्हें आप एक क्रम से देखेंगे, इनके समय में राजधानी रहती है। मतलब पाटलिपुत्र ये मूल क्षेत्र हो जाता है, और आज भी है। पाटलिपुत्र का मतलब क्या, पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। तो मगध एम्पायर, इसके बाद मगध एम्पायर के बाद शिशुनाग डायनेस्टी को आप देख लीजिए, इनके समय में भी पाटलिपुत्र ही केंद्र रहता है कैपिटल के तौर पे। नंदों के समय में रहता ही है, और चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य डायनेस्टी में भी ये रहता है। तो इस प्रकार से ये केंद्र बना रहता है। हियर मौर्य एम्परर अशोक, ये देख लीजिए, हियर मौर्य एम्परर अशोक और ऑर्गेनाइज द थर्ड, ये अशोक के बारे में कहा जा रहा है। तो ये ऑर्गेनाइज करवाता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को। ये कब होती है, 250 ईसा पूर्व में होती है। विच वॉज प्रेसिडेंट ओवर द मोगली पुत्तिस।
मोगलीपुत्तिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। यानी जो द्वितीय बौद्ध संगीति है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, माफ कीजिएगा तृतीय बौद्ध संगीति है, यानी तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, उसका आयोजन 250 बीसी में अशोक के द्वारा करवाया जाता है, अशोक के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस करते हैं। और द फर्स्ट जैन कन्वेंशन वॉज हेल्ड हियर टू, मतलब जो जैन कन्वेंशन है वो भी यहाँ पर पहली वाली आयोजित होती है, पहली वाली, दूसरी वाली नहीं। ये हमने देखा। अब इसके बाद मेगास्थनीज के बारे में देख लीजिए। तो मेगास्थनीज की किताब का नाम इंडिका है, जिसमें कि मौर्यकालीन जो व्यवस्था है उसका बाकायदा उल्लेख किया गया है। ही डिस्क्राइब द प्रॉस्पेरिटी एंड रूलिंग सिस्टम इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र became the prime center of Buddhist during the Gupta period, but the importance of this city started declining during later Buddhist period. माफ कीजिएगा, गुप्त पीरियड। यहाँ ये कहा गया है, सबसे पहला जो इसमें लाइन है कि मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में जो रूलिंग सिस्टम तत्कालीन था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो प्रशासन था और उस समय की जो राज्य व्यवस्था थी उसकी जानकारी दी है। और पाटलिपुत्र ये प्राइम सेंटर था बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिज्म का या बौद्ध धर्म का गुप्तों के समय में। लेकिन जो लेटर गुप्त पीरियड था उस समय पाटलिपुत्र की महिमा गिरनी शुरू हो जाती है और बाद में ये गांव जैसा होकर रह जाता है, मतलब एक नगर से ये गांव में तब्दील हो जाता है, इसका पतन हो जाता है। तो पोस्ट गुप्त पीरियड में क्या होता है, सामंतवादी व्यवस्था पनप जाती है, सामंतों का जन्म होने लगता है। और ये जो सामंत होते थे, मतलब ये आमात्य ही होते थे जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती थी, तो ये छोटे छोटे राज्यों को बनाने लगते थे और छोटे छोटे राज्यों का उदय होने से यहाँ जो यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने मेगास्थनीज के इंडिका तक देखा है और कुछ मौर्य एम्पायर के बारे में भी जानकारी हासिल की है। अभी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपदों का इतिहास है उसमें बहुत सारी चीजें देखनी शेष है, जो कि अगले लेक्चर में होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।